नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सी वोटर ने फाइनल सर्वे ला दिया है देश का, और उसमें 305 से भी ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिखा दी हैं। और इंडिया गठबंधन को 160 165 सीटें से 205 तक। इस सर्वे पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, दक्षिण में उसका सफाया हो चुका है। कर्नाटक, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर वो फंसी हुई है। उसके बावजूद भी ये इतने झोला भर के सीटें कहां से सर्वे दिखा दे रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई नेताओं ने कहा है कि इस समय जब 3 राज्यों में वो जीत कर आए हैं, तब सर्वे कराने का मतलब क्या होता है और ये किस रणनीति के तहत कराया गया है। क्या राम मंदिर बनने से पहले, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है, या फिर कुछ और खेल है इसमें? सर्वे की उपयोगिता क्या है, सर्वे की विश्वसनीयता क्या है, और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से आ रही है, या फिर कुछ झोल है? मैं ले चलता हूं देश के एक बहुत जाने माने पत्रकार, जिनके दुनिया भर में एक खास पहचान है, तमाम राजनीतिक सामाजिक अनुभव है, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, प्रोफेसर अभय दुबे जी के साथ सालों तक वो CSDS के साथ जुड़े रहे हैं, जो खुद एक बेहतरीन सर्वे करती रही है एजेंसी, और उसके बड़े प्रमाणिक सर्वे होते हैं। तो मैं चलता हूं सीधे अभय दुबे जी के पास। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। इस समय देश में बड़ी चर्चा हो रही है कि अचानक सी वोटर का सर्वे सामने आ गया। ना चुनाव है आसपास, ना कोई बात है, लेकिन ये सर्वे आ गया और लोगों को बड़ा भ्रमित कर दिया कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड लहर आ रही है, इतना प्रचंड बहुमत आ रहा है। आखिर ये सर्वे क्यों कराया गया और क्या मतलब है इसका, अभय जी? देखिए, अगर हम गैर भाजपा विपक्ष के दृष्टिकोण से इस सर्वे को देखें, तो हमें इसमें ऐसी कई ओपनिंग्स मिल सकती हैं जो कि विपक्ष की राजनीति को और उसका जो सत्ता पक्ष की राजनीति है, उसके साथ समीकरण है, उसको समझने में हमें मदद मिल सकती है। सर्वे के पीछे जो भी इरादा हो, इसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा विचार विमर्श किया था। और उसकी जो भी पद्धति हो, अभी उसकी ऊपर बहस न करके हम लोगों को देखना चाहिए कि उसके आंकड़े क्या हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष के लिए परिस्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। सर्वे को इस दृष्टि से भी पढ़ा जा सकता है। मसलन, जिन जिन क्षेत्रों में विपक्ष का गठबंधन बन गया है, भले ही अभी सीटों का तालमेल ना हुआ हो, सीटों का तालमेल करने में समय है। जैसे बिहार है, बिहार में विपक्ष का गठबंधन बन गया है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है। आप देखेंगे दोनों जगह विपक्ष आ गए। और 2019 में जो एनडीए के और भाजपा के जो आंकड़े थे बिहार के और महाराष्ट्र के, उनको चुनौती दे रहा है, मजबूत चुनौती दे रहा है। न केवल आगे है, बल्कि अपनी परिस्थिति को वो लोग अगर ठीक से चुनाव लड़ें तो और सुधार सकते हैं। अच्छे तरीके से उम्मीदवार खड़ा करें, आपस में सीटों का बढ़िया तालमेल करें, तो वो भाजपा से इन दोनों राज्यों में काफी आगे निकल सकते हैं। ये स्थिति है। अब आप आइए थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ। पिछली बार दक्षिण भारत में तेलंगाना में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। इस बार लग रहा है कि वो 4 सीटें नहीं जीत पाएगी, यहां भी सीटें कम हो सकती हैं। आप कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार, लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस ने अभी अभी जीत हासिल की है, और इस बार कांग्रेस की जीत पिछली बार की जीत से अलग तरह की जीत है। तो इसमें भी भाजपा से कई सीटें छीनी जा सकती हैं। अब समस्या यह है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन अभी ठीक से हुआ नहीं है। ना उत्तर प्रदेश में हुआ है, ना पंजाब में हुआ है, ना दिल्ली में हुआ है, ना हरियाणा में हुआ है। मतलब कई जगहों पर उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन हुआ ही नहीं है। तो कोई भी एजेंसी जो सर्वे करेगी, वो सब दलों को अलग अलग दिखाएगी और भाजपा को एक जगह दिखाएगी। तो गैर भाजपा वोट जो है वो बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा, और भाजपा का वोट एक जगह दिखाई पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरा उत्तर भारत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहा है, जो कि इस आंकड़ों से दिखता है। लेकिन जैसे ही आप संभावित जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनके बीच में तालमेल के रूप में कल्पना करते हैं, वैसे ही स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष अगर अपनी एकता को दांव पे लगाए, भाजपा के खिलाफ खड़ा करे, तो वो पिछले 10 साल में भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती और सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है। देखिए, भाजपा भी कई चीजों में संकट की शिकार होती है, उलझन की शिकार होती है। अब राजस्थान को देखिए, वहां अभी तक सरकार नहीं बना पाए। 3 तारीख को आ गया था नतीजा,
लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया, केवल मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और बस यही यही सब चल रहा है। यहाँ तक अशोक गहलोत ने उनकी बड़ी कड़ी आलोचना भी की है, आड़े हाथों लिया है भाजपा को। तो ये जो पूरा सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण बताता है कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत, इन तीनों को अगर आप मिला दें और फिर आप एनडीए और इंडिया की तुलना करें तो दोनों, ये सर्वेक्षण कहता है, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर खड़े हुए हैं। एक भी सीट का फर्क नहीं है दोनों के बीच। यानी जो आंकड़ा है उसमें दोनों के बीच में एक भी सीट का फर्क नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर सर्वे का एक भाजपा पक्ष, भाजपा की तरफ रुझान उसका होता ही है। भाजपा की ताकत को थोड़ा बड़ा चढ़ा के देखने की प्रवृत्ति सभी सर्वे एजेंसियों में पाई जाती है। अगर यहाँ पर विपक्ष अच्छी तरह लड़े तो इस क्षेत्र में ही वो भाजपा से आगे निकल सकता है। इससे उत्तर भारत में जो नुकसान होगा उसकी बड़े पैमाने पर, अच्छे खासे पैमाने पर भरपाई हो सकती है। अब उत्तर भारत में ये लोग अपना गठजोड़ कैसे बनाएंगे, सवाल इस बात का। अब पंजाब देखिए, पंजाब में तो भाजपा को वोट प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है, कुछ है ही नहीं भाजपा के पास। यहाँ तक कि वहां पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की रेटिंग ज्यादा है नरेंद्र मोदी से पंजाब में। तो ऐसी स्थिति में पंजाब में किस तरह गठजोड़ होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में? क्या उस गठजोड़ का दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो संभावित गठजोड़ है उससे कोई ताल्लुक होगा? दोनों राज्यों के गठजोड़ अलग अलग होंगे या दोनों को एक पैकेज डील के तौर पे लिया जाएगा? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अब ये कहने लगे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं कि सपा में और कांग्रेस में गठजोड़ होना तो तकरीबन तय है। लेकिन सभी लोग जानते हैं केवल सपा और कांग्रेस के गठजोड़ के दम पे आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत चुनौती नहीं दे सकते। आपको एक तीसरा कोण भी चाहिए। ध्यान करने की बात है, पिछली बार भाजपा को पिछले चुनाव में 2.5%, कांग्रेस को 2.5% वोट रह गया था। तो कांग्रेस के पास हर जगह कार्यकर्ता हैं, हर जगह शाखाएं हैं, पुरानी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वर्षों बरस 50 साल से ज्यादा उसने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं। लेकिन आज की स्थिति में वो कार्यकर्ता वगैरह तो हैं, लेकिन ऐसी कोई संगठित उपस्थिति नहीं है कांग्रेस की जो कि इस गठजोड़ में एक बहुत ही प्रभावी वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन इस गठजोड़ को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सके। तो इस गठजोड़ को एक तीसरा कोण चाहिए और वो तीसरा कोण केवल बहुजन समाज पार्टी से मिल सकता है। और ये चीज धीरे धीरे मायावती के भी समझ में आने लगी। आपको याद होगा मायावती का पिछला वाला वक्तव्य है, आप उस वक्तव्य पर गौर कीजिए। उसमें वो साफ कह रही है कि भाई ये जो कुछ बोलना हो संभल के बोलो। जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में नहीं है उनके खिलाफ बोलने से पहले 2 बार सोचो, क्योंकि आपको सबकी जरूरत पड़ सकती है। उस वक्तव्य में मायावती ने ये नहीं कहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। इससे पहले हर बार कहती थी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। पहली बार नहीं कहा था, तो सबके कान खड़े हुए हैं। आप देखिए, अगर मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी और जयंत चौधरी, ये 4 लोग और उनकी पार्टियां अगर एक मंच पे आती हैं, इनके बीच में सीटों का अगर तालमेल होता है तो आप समझ लीजिए कि भाजपा की सीटें जो आप अभी जो गठजोड़, ये सर्वे कह रहा है कि वो 73 से 75 हो जाएंगी। मेरा मानना है कि वो फिर 50 सीटें भाजपा को प्राप्त करना उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश से ही आप भाजपा को बहुमत वाली पार्टी से घटा सकते हैं, घटा के नीचे ला सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सारी देखिए 180 सीटें हैं ऐसी उन राज्यों में, इसमें गुजरात को अगर आप थोड़ा बाहर निकाल लें हैं तो उसमें 91% स्ट्राइक रेट है 2019 में बीजेपी का। इन 180 सीटों में इस सर्वेक्षण के मुताबिक 75 सीटें तो अकेला उत्तर प्रदेश दे रहा है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो असली लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर आप भाजपा को रोकें या उसके सामने एक जबरदस्त बाधाएं खड़ी करें, उसका मार्च जो है, मतलब जीत विजय अभियान जो है, उस विजय अभियान में को भंग कर दें अगर आप बीच में हैं, तो आप समझ लीजिए कि 2024 की लड़ाई जो है बहुत दिलचस्प हो जाएगी। ऐसा करने का एक ही तरीका है कि ये 4 राजनीतिक शक्तियां जो हैं उत्तर प्रदेश में एक दूसरे से हाथ मिलाएं और इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसको अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर करें। पृष्ठभूमि में विपक्ष की पूरी एकता हो, विपक्ष के दूसरे नेता भी आके दिल्ली में और लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में प्रचार करें, भले ही वो टोकन प्रचार हो, बाकी ये नेता जो गठजोड़ करेंगे वो तो मुख्य तौर पर प्रचार करेंगे ही। ऐसा करने से मैं ये मानता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अभय जी, हमने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था घोसी का उपचुनाव था और दोनों डिप्टी सीएम 10-15 दिन लगातार डेरा डाले रहे। कम से कम 3-4 हजार संघ के कार्यकर्ता झोंक दिए गए। 50-60 विधायक थे, 1 दर्जन मंत्री थे और लोग जो चर्चा करते हैं क्षेत्र में कि 20 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हुआ उस विधानसभा में। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो ऊंची जाति का था और भाजपा ने पिछड़ी जाति का दिया था, समाजवादी पार्टी के ऊंची जाति क्षत्रिय जाति से आते हैं वो, उसने 42,000 वोटों से हराया विधानसभा में, जबकि वोट परसेंटेज भी कम पड़ा था, 6-7% वोट कम पड़े थे। तो ये आपको लगता है कि ये बड़ी तस्वीर हो सकती है अगर ये सबके सब अगर आप घोसी के चुनाव को ही एक नमूना माने तो आप देखिए घोसी के चुनाव में मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, नहीं खड़ा किया था। हाँ, इसका मतलब है कि मायावती का जो वोट बैंक था वो फ्री था किसी को भी वोट देने के लिए। अगर उसने भाजपा को वोट दिया होता तो भाजपा इस तरीके से नहीं हारती। तो मायावती का वोट भी विपक्ष में भाजपा के खिलाफ गया। ऊंची जात का उम्मीदवार खड़ा किया था तो ऊंची जात के वोट भी अपने लेके आया होगा। यादवों ने, मुसलमानों ने, पिछड़ी जातियों ने, अब इतना विपक्ष का गठजोड़ इतना जबरदस्त था कि ओम प्रकाश राजभर ने वहां बहुत प्रचार किया। हाँ, एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी और बुरी तरीके से नाकाम रहे। घोसी की नाकामी का ही नतीजा है ओम प्रकाश राजभर को आज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। तो घोसी अपने आप में एक नमूना है। केवल इसी नमूने से ही अगर प्रेरणा ली जाए तो ही इस अपने आप में स्पष्ट हो ठीक बात है कि हाँ, इसी से क्लियर हो जाता है कि जाएगा। दूसरी आप समाजवादी प्रदेश की भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली है, मध्य उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली है, उतनी शक्तिशाली नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे जयंत चौधरी की आवश्यकता है और जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के हिस्से बन चुके हैं। उनके साथ गठजोड़ करना, अमित शाह भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, डोरे डालने हैं जयंत चौधरी। अमित शाह तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी को किसी तरह खींच लें, लेकिन जयंत चौधरी अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने के लिए तैयार नहीं है। उसके कई कारण हैं, ऐसे कुछ कारण हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैं उसपे वो नहीं विलय करने को तैयार नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने एक तरह का अंतिम फैसला कर लिया है कि वो लोकसभा चुनाव तक तो विपक्ष के साथ रहेंगे, बाद में जो परिस्थिति बनी उसके हिसाब से लोग देखते हैं। तो मैं ये मानता हूं जयंत चौधरी, सपा और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ होना तो लगभग तय है। अब इसमें केवल एक ही कोण आना बाकी है, मायावती का। इसको कैसे किया जाए? मायावती का मन भी बदल रहा है, उसके संकेत मिल रहे हैं। अब कैसे आप यहीं पे जो गठजोड़ करने में कुशल लोग हैं, तजुर्बेकार नेता हैं, उनको चाहिए कि एक बार फिर बुआ और मौसी का बुआ और भतीजे का जो है वो बुआ भतीजे और राहुल गांधी, इन सब लोगों का जयंत चौधरी का एक गठजोड़ हो। देखिए, अगर आप 2024 में नरेंद्र मोदी को 2019 दोहराने से नहीं रोक सके तो आप साफ तौर पे समझ लीजिए विपक्ष की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। 2029 तक पीठासीन अधिकारियों की मदद से सदन के अंदर में विपक्ष का बार बार तिरस्कार होगा, बार बार निष्कासन होगा, बार बार इनको बाहर निकाला जाएगा, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, हर तरह का कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, हर तरह का नियम इनके ऊपर आरोपित किया जाएगा और दरअसल ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। एक ही तरीके से ये इस लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं, विपक्ष की संभावनाओं को जीवित रखा जा सकता है और देश में जो राजनीतिक असंतुलन हो गया है उस असंतुलन को दुरुस्त किया जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश में गठजोड़ करें। आप देखिए पंजाब और दिल्ली में क्या है, पंजाब में मान लीजिए 13 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें, तो कुल मिला के 20 सीटें तो हुई। सही बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई विपक्ष का सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में है और विपक्ष एक बार एक हो गया तो फिर भाजपा की परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज और है अभय जी, योगी और अमित शाह के रिश्तों को लेकर तमाम बातें की जाती रहती हैं। एक बात बताइए, आपको तो बड़ा राजनेताओं के साथ अनुभव है उनकी राजनीति का। योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति की एक ब्रांडिंग जो की थी वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करके की थी। मैसेज दिया था कि भाई मैंने मुख्तार अंसारी को पंजाब से ले आया, जेल में डाल दिया, इतना बुरा हाल कर दिया। मुख्तार अंसारी का बेटा राजभर की पार्टी से है, विधायक है,
टेक्निकली वो एनडीए का हिस्सा है। अभी मैंने 4-5 दिन पहले राजभर जी का इंटरव्यू किया, वो बड़े दाएं बाएं घुमाते रहे सवाल को। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो जेल से बाहर आ जाता है, मंच सजता है, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और एक तरफ राजभर का पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा बैठेगा। तो योगी आदित्यनाथ की कैरियर के लिए, योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग के लिए इससे खराब बात तो कोई दूसरी हो नहीं सकती। ठीक कह रहे हैं। और कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इसीलिए योगी अड़ गए हैं कि भाई मुझे किसी भी कीमत पर राजभर को मंत्रिमंडल में नहीं रखना है। इसका और देखिए, इसके साथ साथ घोसी वाला तर्क भी दिया जा रहा है कि भाई इसके कहने से वोट तो मिलते नहीं है। हाँ, वोट मिलते नहीं है। लेकिन ये मुख्तार अंसारी का कारण ये है जो आप कह रहे हैं, बुनियादी कारण ये है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तर्क भी मिल गया है और वो इसके बहाने काफी कोशिश हो रही है राजभर को मंत्रिमंडल में घुसवाने के लिए, प्रवेश कराने के लिए, लेकिन वो नहीं कामयाब हो रहे हैं। अब तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से राजभर को भी सोचना पड़ेगा कि हम एनडीए के साथ रहने से हमें क्या फायदा है। नहीं, राजभर जी ने मुझसे कहा है कि 28 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और इसी महीने में उनका फाइनल हो जाएगा, मंत्री बन जाएंगे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ इस आरोप से योगी आदित्यनाथ कैसे बच पाएंगे कि मुख्तार अंसारी का बेटा उनके एनडीए का हिस्सा है, जिस पार्टी के वो भी तो नेताओं की जो चमड़ी होती है वो काफी मोटी होती है। उन्होंने ऊपर सफेद कपड़ा पहन रखा हो या भगवा वस्त्र पहन रखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कोई ना कोई तर्क वगैरह ढूंढ लेंगे और कुछ कर लेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी जो योगी आदित्यनाथ की छवि फिर ये जाएगी कि ये केंद्र के आदेश के मुकाबले झुकना पड़ा उनको, और इससे उनकी जो एक जो छवि बनती है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा की जो छवि है, उसमें तो बट्टा लगेगा ही थोड़ा बहुत। तो वो उस बट्टे से बचने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को ये कहा जाता है, कहते हैं वो आपसी बातचीत में, कि मायावती की विश्वसनीयता नहीं है। वो कहते हैं कि उनके एमपी जीत के आएंगे, वो बीजेपी के संग नहीं चले जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए, मायावती की विश्वसनीयता नहीं है, ये सब तो पोस्ट पोल बातें हैं। अभी तो सर्वेक्षण बताता है कि मायावती को 5% वोट मिलेगा। इसका मतलब है कि मायावती को कोई सीट नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा मायावती को। उसके बाद लगातार कितने चुनाव हो जाएंगे, तब मायावती का वोट, अगर 5% वोट मायावती का रह गया, हम ये नहीं कह रहे ऐसा ही होगा, सर्वेक्षण का अनुमान है, अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो मायावती की राजनीति आप तकरीबन खत्म समझिए। तो मायावती को तो अपनी विश्वसनीयता को दोबारा कायम करना पड़ेगा, उन्हें सरकार विरोधी रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, उन्हें विपक्ष के साथ जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये सब नहीं, और विपक्ष को भी इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मायावती के पास जाना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि भाई यही मौका है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसके बाद मौका फिर 5 साल बाद आएगा, तब पता नहीं क्या स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जिस संघ परिवार जो प्रोजेक्ट चला रहा है पूरे देश में, उसमें लोग धीरे धीरे करके फिर लोगों का मन बदल जाता है। और एक बार जब मैं इसको आज्ञा पालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट कहता हूँ, ओबीडियंट सोसाइटी बनाने का प्रोजेक्ट, मैंने इसके ऊपर एकेडमिक काम भी किया है। उसका सीधा उसका संदेश होता है कि आपका काम, वोटर काम 2 चुनावों में वोट देना है, बीच में कोई आपको आंदोलन नहीं करना है, सरकार की आलोचना नहीं करनी है, सरकार द्वारा दी गई जानकारियों पर सवालिया निशान नहीं लगाना है। पूर्व उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में जो एक कमेटी बनाई गई है, जो कि सारे देश में एक चुनाव कराने के ऊपर के लिए काम कर रही है, उसकी रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। 2029 तक आते आते चुनाव भी सारे देश में एक ही बार होने लगेगा। अगर सारे देश में चुनाव एक ही बार होगा, तो जो बीच बीच में चुनाव होते हैं, उनके जरिए लोग जो अपनी पसंद नापसंद बदलते रहते हैं, उसको व्यक्त करते रहते हैं, वो संभावना भी समाप्त हो जाएगी। तो 2024 में अगर चूके तो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से लोकतंत्र की गाड़ी आपके हाथ से निकल गई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, मैं भी इसमें समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, 80 सीटों में से बंटवारा किस आधार पे हो, कैसे हो बंटवारा, किसको कितनी सीट दी जाए? देखिए, जहां तक बंटवारे, अब पिछली बार वो 2019 में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बंटवारा हुआ था, उसकी संख्या मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो बताइए क्या है। कांग्रेस को तो बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा, और जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधान पार्टी के तौर पर रहेगी। और वरना क्या होगा, अगर मायावती अलग लड़ी तो क्या होगा आप सोचिए।
वो बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टिकट देंगे। हाँ। वो अच्छे खासे पैमाने पे यादवों को टिकट देंगे। अब अच्छा, आप आप सोचिए, जब मुसलमानों और यादवों को जम के लड़ाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, और कौन जीतेगा? अच्छा, मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो जाएगा अगर मायावती अलग लड़ती हैं? अब मेरा कहना यह है कि आप मान के चलिए कि मुसलमान फिर भी भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन एक जब मजबूत कोई मुसलमान बसपा के टिकट से खड़ा होता है और उसको आश्वासन होता है जैसे जाटवों के वोट भी मिल रहे हैं, तो मुसलमान वोटरों में एक हिस्सा हो सकता है जो उसकी तरफ चला जाए। और ये कोई असदुद्दीन ओवैसी तो है नहीं मायावती। मायावती तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की पुरानी खिलाड़ी है। मुसलमान समाज में उनकी कुछ पैठ भी है, उनके लोग भी हैं मुसलमान समाज में। तो कुछ वोट तो बर्बाद हो गई अच्छे खासे पैमाने पर। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि मायावती बहुत प्रेशर में है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आपको लगता है कि ये प्रेशर काम करते रहेंगे, मायावती को ये प्रेशर प्रेशर में काम? तो देखिए सब लोग हैं, प्रेशर में तो सब लोग हैं, लेकिन अस्तित्व का सवाल भी है उनके लिए। मायावती के लिए अस्तित्व का सवाल भी है। मायावती की अगर वोट 5%, 7%, 8% रह गए तो मायावती की राजनीति खत्म। अभी जो उनकी सौदेबाजी की क्षमता है, वो क्षमता भी समाप्त हो जाएगी। जिसके पास 5% वोट है उससे कौन सौदा करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। अभी तो वो चुनाव को एटीएम बना लेती हैं। चुनाव को हाँ, अपना एटीएम बना लेती हैं मायावती। फिर तो उनकी वो क्षमता भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अमित शाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बंगाल पहुंच गए हैं, बंगाल पे फोकस कर रहे हैं। क्या लग रहा है बंगाल में क्या सीन बनेगा अभय जी? बंगाल में मुझे लगता है कि टीएमसी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी, अच्छा जीतेगी। पिछली बार भाजपा ने शायद 17 या 18 सीटें प्राप्त की थी। इस बार वो टीएमसी भाजपा को सिंगल डिजिट में ले आ सकती है। मेरा मानना है कि अगर टीएमसी भाजपा को 7-8 सीटों पे सीमित कर दे, 7-8 या 9 सीटों पे सीमित कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा पूरा का पूरा भाजपा की टैली में। अभय जी बताइए कि जो बड़े-बड़े राज्य हैं, इसमें लगातार नुकसान होता देख रहे हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्लस में दिखाई दे रही हो कि यहाँ पे प्लस में आ गई। 30 लगभग मोटा-मोटा 30-32 सीटों का बहुमत था। तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि 305 सीटें पहुँच जाएँगी, तो फिर इस बार नहीं, फिर? क्योंकि उत्तर भारत का जब सर्वेक्षण होता है, एक तो उन्होंने 2 ट्रिकें इस्तेमाल हुई हैं इसके अंदर। एक ट्रिक ये हुई है कि जहां-जहां भाजपा कमजोर है या थोड़ी पीछे है, भाजपा को टक्कर मिल रही है, वहां उन्होंने भाजपा और विपक्ष को बराबर कर दिया। यानी भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है वहां पर। भाजपा हरा भी नहीं पा रही है, लेकिन हार भी नहीं रही है। और उत्तर भारत में चूंकि कोई गठजोड़ नहीं है, तो बड़े आराम से भाजपा को बहुत ज्यादा आगे दिखा सकते हैं। विपक्ष को केवल 180 में 20-25 सीटें दी हैं और भाजपा को 160 सीटें थमा दी, 155-60 सीटें थमा दी। उससे वो रॉकेट की तरह आगे निकल गई। तो मतलब ये माना जाए कि अभी अभी बहुत जल्दी है, देश का तापमान, राजनीतिक तापमान अभी स्थिर हुआ नहीं है जिससे हम कह सकें कि इसी पक्ष में जा रहा है। खेल अभी बाकी है। खेल अभी बहुत बाकी है और वो खेल भाजपा जो खेल रही है वो सामने स्पष्ट है। भाजपा का खेल दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष का खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ है। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने अपने गठबंधन का टॉप गियर डाला ही नहीं है, हमारा गियर तो न्यूट्रल में पड़ा हुआ है। हाँ, सही बात है, बात तो सही तो है। अब जब गियर उनका न्यूट्रल में पड़ा हुआ है, वो लाएंगे तो गियर तो लगाए पहले वो अपने उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल विपक्ष ठीक जब बात। गियर लगाएगा तब बात समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अभय जी, ये राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर मंदिर की शुरुआत हो रही है, इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया, वो सैकड़ों करोड़ रुपए मीडिया पे बहाए जा रहे अरे हैं भाई, वो। ये तो जनवरी में हो जाएगी। ये तो जो कुछ होना है जनवरी में हो जाएगी और इसके बाद सर्वे भी होगा। सर्वे से उसका असर भी थोड़ा बहुत, उसके संकेत भी निकल आएंगे। मैं नहीं मानता कि इसके आधार पर वोटर वोट देंगे, क्योंकि ये तो एक फोरगॉन कंक्लूजन है ना। ये तो सब पहले से तय है। इसके अंदर कोई उत्सुकता और सनसनी थोड़ी ना है। ये कोई वोट मोदी जी, मैं तो मानता हूं मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि वो इसको केंद्र बना के चुनाव लड़े। 2010 का चुनाव भी मोदी जी ने कोई राम मंदिर को केंद्र बनाकर नहीं लड़ा। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव भी मोदी जी ने कोई राम मंदिर को केंद्र बनाकर नहीं लड़ा। मोदी जी की इस प्रवृत्ति का जो मैं जितना समझ पाया हूं, वो राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। राम मंदिर हमेशा पृष्ठभूमि में रहेगा। आपने हिंदी फिल्में देखी है ना, हिंदी फिल्मों में आप सामने विलेन और हीरो के अंदर जबरदस्त फाइट चल रही है, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है,
वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना, वो फोरग्राउंड में जो फाइट चल रही है उसको प्रभावी बना देता है। हाँ, उस हाँ, म्यूजिक का बिल्कुल। महत्व है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि फाइट बैकग्राउंड में चल रही हो, म्यूजिक फोरग्राउंड चल रहा हो। तो हुँ, राम मंदिर जो है ना, वो पूरे हिंदुत्ववादी डिस्कोर्स को बनाता है और वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, एक प्रभावी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है। चुनाव इस मुद्दे पे होगा, मुझे तो इसमें पूरा शक है। बिल्कुल ठीक बात है और कुछ ही दिन महीने रह गए हैं, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, राजनैतिक तापमान समझते रहेंगे। शुक्रिया अभय जी, इतना कीमती समय देने के लिए आभार। ये थे अभय दुबे जी, हमको समझा रहे थे कि देश का राजनीतिक तापमान कैसा है और बात सही है कि कहा भी जाता है कि जो यूपी पे राज करेगा वो देश पर राज करेगा और अगर गठबंधन बनता है, मायावती शामिल होती हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी को इसमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैसी लगी बातचीत आप अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 पीएम यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब 4 पीएम बॉलीवुड भी। इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।